Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today I am going to discuss the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. Please avoid my bad handwriting and try to learn something. So Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 have total 30 sections and it is divided into 4 parts. तो 30 इसमें सेक्शन है, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो पार्ट फर्स्ट है वो प्रिलिमिनरी है जिसमें सेक्शन 1 से 4 तक कवर्ड है। सेकंड पार्ट अडॉप्शन है 5 to 17 जिसमें कवर्ड है। देन मेंटेनेंस है 18 to 28, पार्ट थर्ड इसमें कवर्ड है। एंड पार्ट 4 29 और 30 सेक्शन को इंक्लूड करता है जिसको हम रिपील एंड सेविंग बोलते हैं। सो वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू डिस्कस पार्ट फर्स्ट दैट कंटेन्स सेक्शन 1 to 4। सेक्शन 1 to 4 को याद करने के लिए एक ट्रिक है, दैट इज़ TADO, TADO। टी से क्या हो जाएगा, टाइटल, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। ए से एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, एंड डी से डेफिनेशन क्लॉज, एंड ओ से ओवरराइडिंग इफेक्ट। सो सेक्शन 1 to 4 आर क्विकली कवर्ड इन इट। शॉर्ट टाइटल मतलब एक्ट का नाम, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है। एप्लीकेशन इसकी ऑल इंडिया पे है क्योंकि JNK वाला एक्सेप्शन भी हटा दिया गया है 2019 के अमेंडमेंट से। फिर डेफिनेशन क्लॉज में सिंपल डेफिनेशन है, कस्टम, मेंटेनेंस, माइनर एटसेट्रा, ये सब आप लोग बेरट से कर सकते हो। ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट सेक्शन 4। रीडिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो पहले की चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, सीज हो जाएंगी, और मतलब जो इस एक्ट के आने के बाद जो प्रोविजंस इस एक्ट के हैं वही क्या रहेंगे, लागू रहेंगे, और जो इस एक्ट के आने से पहले प्रोविजंस थे वही सेम कंसिस्टेंट हैं, वो सीज हो जाएंगे। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेक्शन 5 to 17 कवर्ड है। सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं मेनली एडॉप्शन का चैप्टर है ये, ठीक है। एडॉप्शन से रिलेटेड इसमें सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन 5 में सिर्फ ये बोल रखा है कि जो एडॉप्शन है रेगुलेट किया जाएगा इस चैप्टर के थ्रू, इस एक्ट के। मतलब क्या है, एडॉप्शन अगर किया गया है, एडॉप्शन मेड हुआ है और वो कॉन्ट्रावेंशन में है इस एक्ट के प्रोविजंस के, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। कि अगर एडॉप्शन इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लाई नहीं करता तो वो वॉइड माना जाएगा। सेक्शन 6 में बोल रखा है रिक्विसाइट्स ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन। क्या क्या कंडीशन है वैलिड एडॉप्शन की। जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है, पहली बात तो उसके पास राइट होना चाहिए और उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए अडॉप्ट करने की। फिर जो पर्सन दे रहा है अडॉप्शन में उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए वो एक्ट करने की, और जो पर्सन जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं वो भी कैपेबल होना चाहिए कि उसको एडॉप्शन में दिया जा सके, ठीक है। फिर जो एडॉप्शन है वो जो भी अदर कंडीशंस है इस चैप्टर की उनके साथ कंप्लाई करना चाहिए, ठीक है। मेनली क्या है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही एडॉप्शन होना चाहिए। फिर जो सेक्शन 7 है वो बोलता है कि कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। फिर इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटी क्या होगी मेल हिंदू की एडॉप्शन के रिगार्डिंग। तो बोल रखा है कि इस सेक्शन में बोला हुआ है कि कोई भी मेल हिंदू जो साउंड माइंडेड है और जो माइनर नहीं है, ठीक है, उसके पास क्या है, कैपेसिटी है कि वो सन या डॉटर को अडॉप्ट कर सकता है। फिर इसका जो प्रोवाइजो क्लोज है उसमें बोल रखा है कि अगर उसकी वाइफ है, ठीक है, तो वो उसकी भी कंसेंट लेगा। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है कि अगर वो वाइफ हिंदू नहीं है या उसने मतलब कन्वर्जन कर लिया है, अनसाउंड माइंडेड है, ठीक है, तो उसकी कंसेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर उसका क्या होना चाहिए, खुद का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिस टाइम पे वो अडॉप्ट कर रहा है चाइल्ड को। फिर सेक्शन 8 में बता रखा है कैपेसिटी क्या होगी फीमेल हिंदू की एडॉप्शन की। में कह रहा है कि साउंड माइंडेड होनी चाहिए, वही सेम कंडीशन है, साउंड माइंडेड होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उसका खुद का कोई बेटा बेटी नहीं होनी चाहिए। इसका प्रोवाइजो क्या है, उसका हस्बैंड है अगर तो उसकी कंडीशन वो लेगी परमिशन, जैसे पहले वाले उसमें सेक्शन में था, मेल वाले कंडीशन में था। फिर वही सेम सिचुएशन है, एक्सेप्शन इसका कि हस्बैंड अगर हिंदू नहीं है, अनसाउंड माइंडेड है, और तो उसकी कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है अडॉप्शन में। फिर सेक्शन 9 बताता है कि पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, कौन दे सकता है अडॉप्शन में। फिर कह रहा है कि नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर, फादर और मदर के अलावा चाइल्ड को, वही गार्जियन है, कोई और एडॉप्शन में नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, अगर फादर मदर डेड है, ठीक है, या अनसाउंड माइंडेड है, या उन्होंने रिनाउंस कर रखा है वर्ल्ड को, ठीक है, तो जो अदर गार्जियन होगा माइनर का वो दे सकता है, बट प्रीवियस परमिशन लेगा वो किसकी, कोर्ट की। फिर आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या कहता है कि पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, किसको अडॉप्ट किया जा सकता है। नो पर्सन शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड, नेमली, ये सारी जो कंडीशन इस सेक्शन में दे रखी हैं ये सारी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। क्या, ही और शी हिंदू होना चाहिए, और ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए वो चाइल्ड, ठीक है, मैरिड नहीं होना चाहिए, बट इसका एक्सेप्शन है कि अगर कोई कस्टम यूसेज है तो चल सकता है। फिर
उसकी 15 साल की एज कंप्लीटेड नहीं होनी चाहिए अनलेस देयर इज अ कस्टमर यूजेस, अगर कोई कस्टमर यूज है तो अलग बात है। सेक्शन 11 क्या है, अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। अदर कुछ कंडीशंस भी हैं जो जरूरी हैं एडॉप्शन के लिए। पहला क्लोज क्या कहता है कि जो एडॉप्शन कि जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है, सन हो या डॉटर हो, ठीक है, तो जो अडॉप्टिव फादर मदर है ना, उसका खुद का कोई सन या डॉटर नहीं होना चाहिए, या उसका कोई सन सन का सन या डॉटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब अपना बेटा बेटी और पोता पोती नहीं होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में। फिर सेकंड क्लोज क्या कहता है कि अगर एडॉप्शन है, कोई मेल हिंदू कर रहा है, ठीक है, तो जो पर्सन और उसने अडॉप्ट किया है किसी फीमेल को, तो एटलीस्ट उनमें 21 साल का गैप होना चाहिए। अगर ऐसे ही सेम सिचुएशन मदर की कंडीशन में है, मदर की सिचुएशन में है, तो मदर भी क्या होनी चाहिए, 21 साल बड़ी होनी चाहिए मेल चाइल्ड से। फिर क्या है, कोई सेम चाइल्ड है अगर, तो उसको 2 या उससे ज़्यादा पर्सन अडॉप्ट नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 12, इफेक्ट क्या होगा एडॉप्शन का, वही कि जो एडॉप्टिव चाइल्ड है, जैसे बाय बर्थ चाइल्ड होता है वैसे ही रहेगा, ठीक है, एडॉप्टिव फैमिली में। बिफोर एडॉप्शन अगर वो किसी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है तो वो एडॉप्टिव चाइल्ड की रहेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। सेक्शन 13 में बता रखा है कि राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट क्या होगा, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के रिगार्डिंग। वो क्या है, अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे अदर पेरेंट्स करते हैं, बाय विल से या इंटरव्यूस, ठीक है। सेक्शन 14 क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। बोल रखा है कि अगर कोई हिंदू है, वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है किसी चाइल्ड को, तो जो उसकी वाइफ है वो उसकी क्या होगी, डीम टू बी अडॉप्टिव मदर होगी। सेकंड क्लोज में बोल रखा है कि अगर जो एडॉप्शन है वो कर दिया और उसमें मतलब एडॉप्शन किया है किसी ने और उसकी एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं, तो जो सीनियर मोस्ट वाइफ होगी मैरिज में वो क्या होगी, उसकी अडॉप्टिव मदर होगी, और जो अदर क्या होंगी, स्टेप मदर होंगी। ऐसे ही फिर अगर कोई विडोअर है या कोई बैचलर है, वो अडॉप्ट करता है चाइल्ड, तो एनी वाइफ जिसके साथ वो बाद में शादी करेगा वो उसकी क्या होगी, स्टेप मदर होगी। सेम सिचुएशन मदर में है, मदर की सिचुएशन में है, अगर वो अनमैरिड है, ठीक है, वुमेन या विडो है, उसने अडॉप्ट कर लिया चाइल्ड को, तो उसके बाद अगर वो किसी से शादी करती है तो वो क्या होगा, उसका स्टेप फादर होगा अडोप्टेड चाइल्ड का। फिर सेक्शन 15 में वैलिड अडोप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड बोल रखा है कि कोई भी एडोप्शन जो वैलिडली कर दिया गया है उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता अडोप्टिव फादर और मदर या किसी अदर पर्सन के थ्रू, ठीक है। ना ही जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो रिनाउंस नहीं कर सकता कि जो उसका स्टेटस है वो उसकी फैमिली अलग है या जो बाय बर्थ जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो उसी का रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सका। अगर वैलिड एडॉप्शन हो गया तो वो कैंसिल नहीं होगा। सेक्शन 16 में फिर प्रिजम्पशन है कि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है एडॉप्शन के वो क्या है, उसमें बोल रखा है कि साइन डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में दे दिए तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी ये चीज़, मान लेगी ये चीज़ कि वो वैलिड एडॉप्शन है जब तक कि उसको कोई डिस्प्रूव कराने नहीं आता। सेक्शन 17 में फिर प्रोहिबिशन है पेमेंट पे कि कोई भी एडॉप्शन के रिगार्डिंग पेमेंट क्या होगी, वॉइड होगी और वो प्रोहिबिटेड है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी पनिशमेंट है जो एक्सटेंड की जा सकती है 6 मंथ्स के लिए और विद फाइन और विद बोथ। फिर चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में क्या आएगा, मेंटेनेंस, सेक्शन 18 to 28। 18 में तो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ बोल रखा है कि जो वाइफ है वो इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए अपने हस्बैंड से लाइफ टाइम। सेकंड में क्या है कि वो अगर सेपरेटली भी रह रही है तो भी उससे फॉरफिट नहीं किया जा सकता, उसका मेंटेनेंस का राइट मतलब छीना नहीं जा सकता। उसके बाद सेक्शन 19 क्या है, मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। वो क्या है, लाइफ टाइम मेंटेनेंस ले सकती है अपने फादर इन लॉ से, लेकिन इसका एक प्रोविजो है, प्रोविजो को हम एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं इसका, कि अगर उसके पास कोपार्सनरी राइट है और अगर वो दोबारा शादी कर लेती है तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती अपने फादर इन लॉ से। फिर सेक्शन 20 में आता है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन और एज्ड पेरेंट्स। बाउंड होता है पर्सन ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम कि वो मेंटेन करेगा अपने लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड को और एज्ड पेरेंट्स को, और लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस जब तक कि वो माइनर है। फिर सेक्शन 21 में डिपेंडेंट्स को डिफाइन किया हुआ है। डिपेंडेंट्स में क्या क्या आते हैं, फादर, हिज और हर फादर, फिर मदर, विडो जब तक वो रीमैरी नहीं करती, उस हिज और हर सन, और सन ऑफ हिज प्रीडिसीड सन, ठीक है, सन ऑफ हिज प्रीडिसीस्ड सन मतलब खुद का बेटा या पोता, ठीक है। अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, और विडो उसके सन की और उसके पोते की, ठीक है, मतलब विडो ऑफ हिज सन और ऑफ सन ऑफ हिज प्रीडिसीस्ड सन। फिर माइनर इलेजिटिमेट सन, ठीक है, और इलेजिटिमेट डॉटर, ये सब क्या है डिपेंडेंट्स में इंक्लूड होंगे। फिर सेक्शन 22 में मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट की जो हायर है डिसीज्ड हिंदू के, वो क्या है, बाउंड है कि वो मेंटेन करेंगे डिपेंडेंट्स को।
उसके इनहेरिटेड एस्टेट से। सेक्शन 23 में अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में बोल रखा है कि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, वो फिक्स कर सकती है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ पर्सन, ठीक है, और डिपेंडेंट के नीड के अकॉर्डिंग। फिर सेक्शन 24 में क्या है, क्लेमेंट ऑफ मेंटेनेंस शुड बी हिंदू, जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस वो हिंदू होना चाहिए। और सेक्शन 25 में क्या है, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्या है, ऑल्टर की जा सकती है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, मतलब अगर सर्कमस्टांसिस चेंज हो गई हैं जो मेंटेनेंस ले रहा है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसकी जो अमाउंट है मेंटेनेंस की उसमें चेंज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। फिर सेक्शन 26 में डेब्ट टू हैव प्रायोरिटी, मतलब क्या है कि मेंटेनेंस से पहले जो अगर कोई डेब्ट है डिसीज्ड पर्सन का, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी पहले, कि पहले जो डेब्ट है उसके सर पे, उसकी इनहेरिटेंस एस्टेट से उसको मतलब हटाया जाए, डेब्ट को पे किया जाए, उसके बाद ही डिपेंडेंट्स क्या है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। फिर सेक्शन 27 में क्या है, मेंटेनेंस फंड टू बी चार्ज, कि जो डिपेंडेंट है ना वो क्लेम नहीं कर सकता मेंटेनेंस इस एक्ट में उसके एस्टेट से, ठीक है, डिसीज्ड के एस्टेट से, जब तक कि कोई पोर्शन उसका मतलब विल के थ्रू क्रिएट ना किया गया हो डिसीज के द्वारा कि ये बिलोंग करता है इसको, इसको दिया जाएगा, या डिक्री कोर्ट की कोई डिक्री हो उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, या कोई एग्रीमेंट होना चाहिए डिपेंडेंट और ओनर है जो एस्टेट का, जो डिसीज मर गया है उसका, या कोई अदरवाइज कोई रीज़न है उसके थ्रू, तभी डिपेंडेंट क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस। फिर सेक्शन 28 में क्या बोल रखा है, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और राइट टू मेंटेनेंस, बोल रखा है कि अगर कोई डिपेंडेंट है उसका राइट है मेंटेनेंस लेने का किसी एस्टेट से, और वो जो एस्टेट है जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है किसी अदर पर्सन को, तो जो डिपेंडेंट का राइट है ना मेंटेनेंस का, वो सीज नहीं होगा, उस एस्टेट का जो भी ओनर होगा वो उसको क्या देगा, मेंटेनेंस देगा। फिर पार्ट 4 आता है, सेक्शन 29 टू 30 इसमें इंक्लूड है रिपील और सेविंग क्लोज। 29 तो रिपील्स है, 30 सेविंग्स है, कि ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होती बिफोर अडोप्शन केसेस पे, मतलब जो पहले कर दिए गए हैं केसेस इस एक्ट के आने से पहले जो भी अडोप्शन के केसेस हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होती। Thank you. You can watch my tricks video how to learn this act completely. Do like and subscribe the channel. Spread your love. Thank you. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel.